So hi everyone, I am Prasad and welcome to my concept creation channel. जो पिछला वीडियो था उसमें एक रीट नाम का एक सब्जेक्ट आया गया था, तो मैंने बोला था कि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं और जाते जाते वो रह जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। आपको याद होगा अगर पहले वीडियो में जब हमने बिफोर शेयर मार्केट बेसिक का जो एक वीडियो आया था उसमें सभी इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किए थे, गोल्ड, एफडी या बाकी के बॉन्ड। उसमें एक ज़मीन भी था यानी रियल इस्टेट। तो वहाँ हमने बोला था कि जब आप एक्चुअली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते थे तो वो एक इन्वेस्टमेंट मानी नहीं जाती, क्योंकि वो अगर इसमें प्राइस एप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में हम थोड़े डीप में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट मैंने उस टाइम नहीं लिया था। अगर वो मिक्स हो जाता तो ये अलग से ही लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। तो पहली बात हम रियल इस्टेट के बारे में देखते हैं। रियल इस्टेट दो तीन फॉर्म में होती है। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि हम घर लेके जाए, क्योंकि होम लोन जो होता है वो सबसे काफ़ी सस्ता लोन होता है और उसमें आपको इनकम टैक्स में रिबेट में मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये एक थिंकिंग होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्लैट्स या रो हाउसेस खरीदते चले जाए तो हमें थोड़ा सा रिबेट भी इधर मिलेगा और बाद में वो उसका प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा या उतनी आप ये होती। इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि इनकम टैक्स रिबेट तो आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी लिक्विडिटी का जो एक प्रॉब्लम है वो है, प्राइस एप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा मालूम नहीं आपको। और वो जब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता चला जाता है तो बहुत बार ये प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन फेस करते हैं कि अगर उन्होंने उनकी कुछ प्रॉपर्टी है तो उनको बच्चे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका विज़न काफ़ी अलग हो सकता है और वो कभी बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वो उधर ही सेटल होने की कोशिश करते हैं या कुछ दिन उधर रहते हैं और बाद में वो इधर आ जाएंगे। तो ये जो स्टेट है वो मैनेज करना, रेंट पे देना, उसका एग्रीमेंट या उसका मेंटेनेंस, ये सब काफ़ी हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो शुरुआत में जब तक हमें रिबेट मिलता है तब तक हमें अच्छा लगता है, बाद में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ होती है जो सोसाइटी होती है, तो उनको भी कुछ रूल्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस वो भी आपको देना पड़ेगा। बाद में जो उसका जो कोई रेवेन्यू होता है, जो उसकी जो लोकल अथॉरिटी होती है वो जो कलेक्ट करती है वो भी आपको देना पड़ेगा, अगर उसमें कोई रहे या ना रहे। तो बाद में जब जो जैसी जैसी अ, जो असेट है, जो आपकी बिल्डिंग है, वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तभी उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं, कभी लीकेजेस या और कुछ चीज़ें। तो आपको वो बहुत बार सोसाइटी के जाके परमिशन लेके वो बाद में सुधारना पड़ेगा, उसे रिकन्स्ट्रक्शन करना है, आपका एक भी एक हाथ में नहीं रहता है। तो ये बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स है। सेकंड होता है एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप ले तो कुछ कुछ लोगों का ये सपना होता है कि मैं एग्रीकल्चर लैंड लेके कुछ करूँगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है इसका कि आपको बहुत ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जैसा ही होता है, क्योंकि लैंड की कीमत अभी आप अगर विलेज में भी चले जाओ तो बहुत सारी बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ इसमें होता है कि इसमें लेबर कॉस्ट बहुत होता है। तो अगर इसमें कोई सीरियस आपने अगर हो ना, तो अगर आप अचानक से विजिट कर जाए तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि इस लैंड का ओनर कौन है और वर्कर कौन है, क्योंकि ओनर को भी वैसा ही काम करना पड़ता है। तो लेबर का बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत एक्सपेंसिव लेबरिंग चार्जेस होते हैं। बाद में वो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे का खर्चा मिलाकर आपको ज़्यादा उसमें से आउटपुट नहीं मिलता एज कम्पेयर टू आप जो अ, उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब मैं सिर्फ पैसा नहीं बोल रहा हूँ, कि आपका जो एक विजन है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो 100%। हाँ, एक पेपर में न्यूज़ कभी कभी आती है कि हाँ इसने इतना इतना कमाया 1 हेक्टर में या 2 हेक्टर में, तो ये हर एक जगह पॉसिबल नहीं होता। तो एक ऑप्शन रहता है
जो पेपर जैसा पेपर गोल्ड होता है वैसा ही एक चीज़ है जिसे कहते हैं रीट। रीट यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी ये ट्रस्ट ये ज़रा थोड़ा वर्ड है, इसे बहुत सारे लोग थोड़ा सा घबरा जा सकते हैं कि ट्रस्ट है मतलब कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब हमने सुना होता है कि ये ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब ये कोई चैरिटी ट्रस्ट होता है या ऐसा कुछ ट्रस्ट होता है, उसमें एक ट्रस्टी होता है, वो कभी कभी उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं। तो ये ट्रस्ट वैसा ट्रस्ट नहीं है। और आप इस एग्जाम्पल के लिए अगर अच्छा चीज़ है तो म्यूचुअल फंड, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो भी एक्चुअली लीगली देखा जाए तो वो ट्रस्ट फॉर्म में ही आता है, बस इस उसमें ट्रस्ट ये वर्ड नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड ये भी एक ट्रस्ट ही है। तो ये ट्रस्ट इस वर्ड में होने के कारण कुछ लोग थोड़े से घबरा जा सकते हैं कि ये ट्रस्ट मतलब कुछ प्राइवेट बेस जैसा कुछ चीज़ है और ये कभी भी वाइंड अप करके चले जा सकते हैं। तो वैसी चीज़ नहीं होती है। हाईली जो अथॉरिटी होती है उसे रेगुलेट बॉडी करती है उनको। तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये रीट जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये होती क्या है? तो ये ऐसा होता है कि उनकी कुछ एक बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो शेयर मेंबर बनाते हैं। और उनका एक काम होता है कि वो बहुत बहुत बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाते हैं। तो बनाते हैं वो, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं बनाते। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एक तो वो लीज पे देते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं कि 99 बरस को लीज पे दिया, तो लीज पे देते हैं। बाद में कोई हॉस्पिटैलिटी होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल जो बड़े बड़े होते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। मतलब उसमें बहुत सारा कैपिटल पहले आपको लगाना पड़ेगा, बाद में होने के बाद वो ये होता है। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है या कोई उनका जो कारपोरेट ऑफिसेस है, तो वो एक ही ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म के नीचे वो एक ही कारपोरेट बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसा उनका एक जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये ऐसा एक चीज़ है जिसमें छोटे छोटे लोगों का पैसा लेके या उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो ऐसी रियल इस्टेट बनाते हैं। जिस रियल इस्टेट से अगर आज लीज पे दी जाए तो उसका वो लीज का पेमेंट उनको मिलता है, रेंट पे जब देता है तो रेंट उनको मिलता है, प्राइस एप्रिसिएशन होगा तो प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा उनको। तो वो प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो उनका प्रॉफिट बनता है। तो एक एक अच्छा खासा उन लोगों के लिए है जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते तो हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि वो टाइटल क्लियर है नहीं है या बहुत सारे भी। और दूसरी चीज़, अगर आपको खुद की ज़मीन लेना है या अगर आपको खुद का फ्लैट खरीदना है तो उसका जो टिकट साइज़ है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब उसका प्राइस ऑफ जो कॉस्ट होता है वो बहुत है। अगर आप अगर मुंबई में या मेट्रो सिटी में जाएंगे तब उसका करोड़ में होता है। अगर या आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे तभी भी वो 25 लाख 30 लाख भी कॉस्ट उस फ्लैट का हो सकता है। लेकिन आपको रीट में इतने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वो जनरल शेयर जैसे होते हैं कि 300 साढ़े 300 रुपये का एक शेयर, मतलब फ्रैक्शन ऑफ जो इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करनी होती है। ज़्यादा फुल्ली इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। दूसरी बात ये कुछ ही कंपनीज है आज इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये इंडियन का मार्केट में थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। तो 2-3 कंपनीज हैं वो अवेलेबल होती है, उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी भी होती है। दूसरी चीज़ इसमें एक दूसरा पॉइंट होता है, ये अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे कि एक डिविडेंड यील्ड बेस जो पोर्टफोलियो जिनको बनाना है तो उनको ये रीट ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड चीज़, जिनको रियल इस्टेट में जाना है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बहुत एग्रीकल्चर करके वो खुद वहाँ काम करें, तो ये जो लोग काम करते हैं वो कैसे होते हैं, वो कारपोरेट्स मतलब वो हाईली कारपोरेट जो ऑफिसेस होती है या मॉल्स होते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं।
तो मतलब इसका यही है कि वहाँ का रेवेन्यू भी अच्छा उनको रहता है। तो आप अगर फ्लैट खरीदेंगे तो उसके आप अगर आप उसे कोई रेंट पे रखेगा उसे, तो भी आपका ईएमआई नहीं आपको मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो इसमें टिकट साइज़ भी कम रहता है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है और डिविडेंड भी आपको सारे मिल जाते हैं। ये ट्रस्ट नाम का जो चीज़ है इसे आप मत डरिए, क्योंकि मैं वापस रिपीट करता हूँ, म्यूचुअल फंड ये जो कैटेगरी होती है ये भी ये ट्रस्ट के अंडर ही फॉर्म होती है। दूसरी बात है कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उन लोगों को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो कोई ज़्यादा घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। तो रीट ये उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब जैसा आप बैंकिंग है, बाकी की चीज़ें हैं, तो लोग बोलेंगे हाँ मैं उधर एक ज़मीन ले रहा हूँ, कहाँ कितना है, तो 10 हेक्टर है। तो 10 हेक्टर का ज़मीन आप लेना है लेंगे तो एक तो लोन करेंगे, अगर मिला तो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पैसा डालना पड़ेगा। इसके बजाय आप एक रियल इस्टेट में एप्रिसिएशन होगी ऐसी ज़मीन जो प्रीमियम है, जो एक पॉइंट पे खरीदे जहाँ से अच्छा रेंट जो कंसर्न कंपनी है वो बनाती है, और वो आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा, क्योंकि वो ये भी एक उनका जो थोड़ा सा जो ऑपरेशन होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि उनको भी ऑब्लिगेशंस रहते हैं जो ऊपरी जो उनकी अथॉरिटी है वहाँ से, कि पर्टिकुलर जो आपका रेवेन्यू आएगा उनमें से दिस परसेंट ऑफ जो पैसा है वो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू योर शेयर होल्डर्स रेगुलरली। तो ये भी अच्छा रेगुलरली आपको डिविडेंड देते हैं। तो ये 3 लोगों के लिए ऑप्शन बन जाता है। एक जो रियल इस्टेट में जिनको इंटरेस्ट है लेकिन उनका टिकट साइज़ इतना नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो भी छोटे पैसे में रियल इस्टेट खरीद सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस में। दूसरा डिविडेंड यील्ड जो आपको मिलने वाला है वो हो सकता है। और तीसरी चीज़ होती है इसका डाइवर्सिफिकेशन जिसे बोलते हैं, कि डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। और चौथी चीज़ आप ऐसा थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जितना मार्केट अगर एक शार्पली गिर जाए तो ये स्टॉक इतने नहीं गिरते, मतलब उसके थोड़े से एक स्टेबिलिटी की तरफ ये स्टॉक रहते हैं। तो अगर आप ढूंढेंगे ये रेट्स तो आपको 2-4 ही स्टॉक मिलेंगे, ज़्यादा इसमें से नहीं मिलेंगे। उनका डेटा ही आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया नया इंडियन मार्केट में भी है। अभी ये हुआ उसके एडवांटेजेस जो है उसके बारे में। उसका कुछ डिसएडवांटेजेस ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ये चीज़ नहीं होती। लेकिन एक होता ज़रूर है, क्योंकि क्या होता है कि उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कि इतना इतने परसेंट आपको डिविडेंड देना है, तो जो वो री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कम वो पैसा कम बचता है। जो कंसेप्ट हमने पिछली डिविडेंड यील्ड में भी देखा था कि जो कंपनियां डिविडेंड जो देती नहीं है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने अपने कंपनी के वापस कैपिटलाइज वो कर देते हैं और उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इनको ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर ये इनको डिविडेंड इस परसेंट का देना ही है, तो जो उनके पास बचा हुआ जो पैसा है वही लोग वो अगली उनकी जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहती है, या अगर उनको कोई नया मॉल बनाना है या नई कोई कारपोरेट ऑफिस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उनके पास जो थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकता है। और दूसरा मैं एक इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप रिट्स में जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आपने और आप पे है टैक्स पे करते हैं, तो प्लीज़ अपने जो सीए है या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसे ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हो सकता है इसका जो डिविडेंड है या इसके जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो टैक्सेबल हो। तो वो कभी कभी नए रूल्स भी आते हैं, तो बट टाइम टू टाइम कम से कम आप इन्वेस्ट करने के पहले इन्वेस्ट करने के बाद भी थोड़े से टच में रहिए, या ये जो नया स्ट्रक्चर्स या नया रिज्यूम आता है इनकम टैक्स का, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा
ध्यान रखिए, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो, अगर टैक्स पे करते ही नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ये डिविडेंड का। तो ये एक कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। तो अगर जिनको डिविडेंड यील्ड बेस बनाना है तो ऑटोमेटिकली ये डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और उसका टिकट साइज कम है। तो ये इसका जो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आप फ्रैक्शन में पैसा लगा के आप पैसा यहाँ लगाएंगे का, और जो एक्चुअली काम चलता रहेगा वो किसी मेट्रो सिटी में चलता रहेगा और उसका प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है क्योंकि आपको उसे कुछ करना ही नहीं है, आप अपने काम कर सकते हैं आराम से। तो ये था आज का रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कंसेप्ट। हो सकता है आपको ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।